नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज से हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन अखिल भारतीय अधिवक्ता परीक्षा की तैयारी के बारे में चर्चा करेंगे और आज हमारा ये फर्स्ट वीडियो होगा। जिन साथियों को हमारे साथ जुड़कर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है तो वो साथी कृपया करके कमेंट में थंब इम्प्रेस कर दें और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर दें और आगे के इस ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के सब्जेक्ट पर और इसके क्वेश्चंस पेपर पर हम चर्चा करेंगे। तो आज जो हमारा फर्स्ट वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ इससे रिलेटेड है कि 2023 में जो क्वेश्चन पेपर आया था हम उसके बारे में पहले चर्चा करेंगे। उसके बाद 2021 में जो हुए थे एग्जाम उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर 2019 में, 2018 में, 2017 में, ऐसे करके हम कई सारे सेट्स के बारे में क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे। तो जिन साथियों ने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। हमारा 30 दिन का टारगेट रहेगा जिसमें हम ये सारे क्वेश्चन पेपर देखेंगे और 30 दिन के टारगेट में मुझे उम्मीद है कि हम लोगों की तैयारी इतनी बेहतर हो जाएगी कि हम फर्स्ट टाइम में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को निकाल सकते हैं। ठीक, तो और जिन साथियों ने जुड़कर हमारे साथ चलने का प्रयास किया है उनके लिए धन्यवाद। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो 2023 का क्वेश्चन पेपर था, हम उस पर आज चर्चा करेंगे। और आज वीडियो हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हम 10 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। और यदि आपको 10 क्वेश्चन से लगता है कि आपका तैयारी अच्छा है तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा, और यदि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आपको नहीं लगता, तो आप हमारे साथ जुड़ के आगे की तैयारी करिएगा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदू भरण पोषण का दत्तक अधिनियम 1956 की धारा 12 संबंधित है। तो ये जो है धारा 12 हिंदू भरण पोषण दत्तक अधिनियम 1956, ये दत्तक के परिणाम, गोद लेने के प्रभाव के विषय में प्रावधान करती है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, गोद लेने के प्रभाव से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के केस जनहित याचिका पीआईएल के रूप में विचारणीय नहीं होंगे। कि ये जो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, मकानदार किराएदार के मामले ये उसमें पीआईएल में विचारणीय नहीं होते हैं। इसका स्पष्टीकरण कहता है कि मकानदार किराएदार के मामले से संबंधित केस जनहित याचिका पीआईएल के रूप में विचारणीय नहीं होंगे। जनहित याचिका का अर्थ है जनहित की सुरक्षा के लिए न्यायालय में वाद दायर करना, जैसे प्रदूषण, आतंकवाद, सड़क दुर्घटना आदि। कोई भी मामला जिसमें बड़े पैमाने पर जनता का हित प्रभावित होता है या हो सकता है, वहां न्यायालय में जनहित याचिका दायर करके उस समस्या का निवारण किया जा सकता है। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जनहित याचिका, जनहित, जन के बारे में जो ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित हो जिसमें, वो याचिका हम न्यायालय में दायर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3 कि कौन भारत में जनहित याचिका के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अब जनहित याचिका के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं, देखिए सेकंड क्वेश्चन है ये जनहित याचिका का। तो ये है न्यायमूर्ति पीएन भगवती, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बारे में स्पष्टीकरण में अगर हम चर्चा करते हैं तो भारत में जनहित याचिका का जनक के रूप में जस्टिस पीएन भगवती को माना जाता है। वह है 12 जुलाई 1985 से 20 दिसंबर 1986 की अवधि के दौरान उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। किसी भी बड़े जनहित के मुद्दे को हल करने के लिए अदालत में एक जनहित याचिका दायर की जा सकती है। जैसा कि मैंने अभी बता दिया कि किसी भी बड़े मुद्दे को हल करने के लिए, जनहित के मुद्दे को जो हल करने के लिए होता है, उसे अदालत में जनहित याचिका दायर की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जनहित याचिका का यथार्थ उद्देश्य नहीं है।
तो यथार्थ उद्देश्य जनहित याचिका का कौन सा नहीं है, इसका ऑप्शन डी होगा, ख्याति प्राप्त करना और संपत्ति बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हुसैन आरा, क्वेश्चन नंबर 5 है, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य के एक मूल मौलिक अधिकार के रूप में उभर कर आया। जो हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य में जो हुआ था वो एक मूल मौलिक अधिकार के रूप में उभर कर आया। क्यों आया था? तो इसका ऑप्शन ए और सी दोनों सही हैं। इसके स्पष्टीकरण में अगर हम बात करते हैं तो स्पष्टीकरण कहता है हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य AIR 1979 SC 3060 1360 1360 के बाद में यह निर्णीत हुआ कि शीघ्रतर परीक्षण और निशुल्क विधिक सहायता का अधिकार अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार का एक आवश्यक तत्व है। तो आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका सार्वजनिक पद को हड़पने के विरुद्ध जारी की जा सकती है? तो आपको ये रिट से संबंधित मामला है और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में इसका आपने जिक्र देख लिया होगा 3rd ईयर में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, अधिकार प्रच्छा, को वारंटो जिसे कहा जाता है। तो इसके स्पष्टीकरण में अगर हम बात करते हैं तो स्पष्टीकरण कहता है कि प्रतिषेध रिट मुख्यतः अधीनस्थ न्यायालयों या अधिकरणों को अपनी अधिकारिता से बाहर जाने या प्राकृतिक न्याय के नियमों के विरुद्ध कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। जो प्रतिषेध रिट है, आप प्रतिषेध रिट और उत्प्रेषण रिट में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, ये इसलिए है जबकि अधिकार प्रच्छा का शाब्दिक अर्थ है आपका प्राधिकार क्या है। यह रिट किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है, यह रिट किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है जो किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण किए हुए है। ठीक, तो आपको स्पष्टीकरण से क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, रीड्स बनाम बाल्डविन का केस संबंधित है। तो रीड्स बनाम बाल्डविन का जो केस है ये बहुत ही फेमस और कह सकते हैं चर्चा का बाद रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्राकृतिक न्याय से। इसके स्पष्टीकरण पर चर्चा करेंगे तो रीड्स रिज बनाम बाल्डविन का वाद यूनाइटेड किंगडम UK के श्रम कानून का मामला था और हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सुना गया था। यह एक ऐतिहासिक मामला है। इस मामले में सुनवाई करने वाले न्यायाधीशों ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को प्रशासनिक निर्णय लेने के दायरे में विस्तारित किया था। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ऑडी अल्ट्रम पार्टम का अर्थ है। ये आपने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में इसकी झलक को देख लिया होगा। ये बहुत ही ये भी अच्छा एक कह सकते हैं सूत्र है। तो ऑडी अल्ट्रम पार्टम का क्या मतलब है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, व्यक्ति को सुनो बिना उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। व्यक्ति को सुने बिना उसे दोषी नहीं ठहराया जाता, ये इसका ये मीन्स है। तो इसका स्पष्टीकरण कहता है ऑडी अल्ट्रम पार्टम एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अर्थ है दूसरी तरफ सुनो, दूसरी तरफ सुनो या सुनाओ, अर्थात व्यक्ति को सुने बिना उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आपने भी कोर्ट में देखा होगा कि कोई व्यक्ति यदि दोषी है तो उसको भी सुनने का, उसको भी अपनी बात रखने का, उसको भी अपने बारे में एविडेंस देने का मौका दिया जाता है ताकि वो कहीं निर्दोष न फंस जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारी तरफ से कि अपनी नियम बनाने के शक्ति का प्रयोग करते हुए के अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नियम बनाए हुए हैं। तो ये है अधिवक्ता अधिनियम 1961। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के द्वारा अपने नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक का आधार नहीं है? तो हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक का आधार कौन सा नहीं है? मानसिक विकार, ऑप्शन बी संक्रामक रूप से यौन रोग, ऑप्शन सी असाध्य
विकृत, ये तीनों जो हैं वो तो हो गए तलाक के आधार। मानसिक विकार में भी आप तलाक ले सकते हैं, संक्रामक रूप से अगर यौन रोग है उसमें भी आप तलाक ले सकते हैं, असाध्य विकृत है उसमें भी आप डिवोर्स ले सकते हैं। लेकिन ऑप्शन डी है हमारा, 3 महीने से कम समय से अलग अलग रहना, इसमें आप डिवोर्स की मांग नहीं कर सकते। तो ये क्या है कि अब हमारा तलाक लेने का पर्याप्त आधार नहीं है। इसके स्पष्टीकरण के बारे में अगर हम बात करें तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत पति और पत्नी दोनों निम्नलिखित आधार पर तलाक ले सकते हैं। अब किन किन आधार पर तलाक ले सकते हैं? नंबर 1, जारता की कंडीशन में। आई होप आपको जारता शब्द से परिचित होंगे, जानते होंगे। यदि आपको नहीं पता है आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं कमेंट में बता दूंगा। क्रूरता की कंडीशन में, अभिव्यजन की कंडीशन में ले सकते हैं, धर्म परिवर्तन की कंडीशन में आप तलाक ले सकते हैं, मानसिक विकृतता के आप कंडीशन में तलाक ले सकते हैं, कोड़, किसी को यदि कोड़ हो गया आप उस कंडीशन में तलाक ले सकते हैं, यौन रोग है आप उस कंडीशन में भी ले सकते हैं, संसार परित्याग कर दिया है किसी ने उस कंडीशन में भी आप तलाक ले सकते हैं, 7 वर्ष से लापता होना, यदि कोई व्यक्ति आपके संपर्क में था, आपका पति था, कोई भी था, और आप उसका 7 वर्ष से आपको कोई जानकारी नहीं है, उसका पता ही नहीं है 7 वर्ष से वो कहाँ है, तो आप उस कंडीशन में भी अकेले तलाक ले सकते हैं। कोर्ट में डिवोर्स का जो 13B का मैटर है आप फाइल कर सकते हैं। ठीक है, आगे न्यायिक पृथक्करण के अभाव में आप ले सकते हैं, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिक्री का पालन न होना, इसमें भी आप इन 11 कंडीशन में आप डिवोर्स ले सकते हैं। ठीक, तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। तो कैसे हैं, आपको कैसा लगा, तैयारी आपकी कैसी है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो आपके लिए कमेंट में है, आपको उसका आंसर कमेंट में देना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका हम अगली वीडियो में बताएंगे, लेकिन आपको कमेंट में देना है। लेकिन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय ईसाई विवाह विच्छेद कर सकते हैं? तो किस अधिनियम के अंतर्गत ये भारतीय जो है ईसाई विवाह विच्छेद कर सकते हैं? ऑप्शन ए है इसका, विशेष विवाह अधिनियम 1954, ईसाई विवाह अधिनियम 1872, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869, और विशेष विवाह अधिनियम 1872। और इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हमारा जो टारगेट होगा वो 30 वीडियो का होगा, 30 दिन का। हम इस 30 वीडियो के अंतर्गत सारी की सारी तैयारी कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।